डीप सी क्रीचर्स ऑन सरफेस, वार्निंग सिग्नल या फिर कुछ और। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द इन्फ्लुएंस फाइल्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीप सी क्रीचर्स के बारे में। समुद्र की गहराइयों में रहते हैं कुछ ऐसे जीव जो इंसानी आंखों ने कभी देखे ही नहीं। अंधेरे से वार इस दुनिया में हो रहा है कुछ अजीब। सारे क्रीचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी खतरे की वार्निंग? क्या एक समुद्र का संदेश है जो हम इंसान समझने में नाकामयाब हो रहे हैं? आखिर ये सारे क्रीचर्स सरफेस लेवल पे क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इससे हमारी दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। पिछले कुछ सालों में और अभी रिसेंट में भी कुछ डीप सी क्रीचर्स को सरफेस लेवल पे देखा गया है। ये सिर्फ एक अजीब फेनोमेना नहीं, एक रियलिटी है जो समुद्र के बदलने का इंडिकेशन देती है। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन से डीप सी क्रीचर्स अभी तक सरफेस लेवल पे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिल शार्क के बारे में। 2007 इन जापान। फ्रिल शार्क एक बहुत ही रेयर और प्री हिस्टोरिक डीप सी क्रीचर है। ये लगभग 80 मिलियन सालों से अनचेंज्ड है, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। ये लगभग 500 से 1500 मीटर की गहराइयों में पाई जाती है, लेकिन इसे कभी कभी सरफेस लेवल तक भी देखा गया। 1500 मीटर ऑफ ओशन मतलब कि एक ऐसी गहराई जो समुद्र के सरफेस लेवल से 1500 मीटर नीचे है। काफी ज्यादा डेप्थ है, जो कि ओशन के मिड डेप्थ जोन में आता है। इस जगह तक सूरज की रोशनी का पहुंचना तो नामुमकिन है, और यहाँ पे पानी भी बहुत ठंडा होता है। इसकी बॉडी ईल जैसी लंबी होती है और फ्रिल गिल्स होने की वजह से इसका नाम फ्रिल शार्क पड़ा। इसके 300 से भी ज्यादा तीखे दांत होते हैं और शिकार को एस्केप नहीं करने देते, जो कि इसकी पकड़ को और भी मजबूत बना। जब ये शार्क सरफेस लेवल पे देखी जाती है तो लोग इसे एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर समझने लगते हैं। सेकंड है गॉब्लिन शार्क, 2014 फ्लोरिडा। गॉब्लिन शार्क एक बहुत ही रेयर और टेरिफाइंग डीप सी क्रीचर है। ये नॉर्मली 1300 मीटर की गहराइयों में रहती है, लेकिन इसे 2014 में सरफेस लेवल पे भी देखा गया है। गॉब्लिन शार्क, इसे भी लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि ये भी 125 मिलियन साल से अनचेंज्ड है। और इसकी सबसे खास बात यह है इसका अजीब लंबा और नुकीला स्नाउट, जो कि इसको रेडार की तरह हेल्प करता है शिकार को कैच करने के लिए। और इसके अंदर के इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स इसको अंधेरे में भी शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। इसके दांत शिकार करते समय एक हॉरर मूवी मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं। जब ये शिकार करने जाती है तो इसकी जॉ आगे को निकल आती है और शिकार को पल भर में ही झपट लेती है। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्लोरिडा जैसी जगहों में ये शार्क सरफेस लेवल पे भी देखी गई। नंबर थर्ड, ओवरफिश, 2025 ऑस्ट्रेलिया। ओवरफिश एक बहुत ही लंबी और पतली डीप फिश है, जिसे दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश भी माना। ये यूजुअली 200 से लेकर 1000 फीट तक की गहराइयों में पाई जाती है, लेकिन जब भी ये सरफेस लेवल पर आती है तो लोग इसे एक बुराई का सिग्नल मानते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर का सिग्नल। Legend has it that this deep-sea creature, called the doomsday fish, indicates catastrophe and devastation whenever it surfaces. It goes as far back as the 17th century. The fable got big support in August 2017 when the two oarfish had washed up just a day before a magnitude 6.6 earthquake struck Luzon Island in the Philippines. फोर्थ फिश, एंगलर फिश, 2025 स्पेन। फिश है जो कि 1000 से लेकर 3000 मीटर की गहराइयों तक पाई जाती है। तो अजीब बात है, इसके सर पे लगी ग्लोइंग लाइट जो कि शिकार को अट्रैक्ट करता है। रोशनी के पास आती है, एंगलर फिश उसे 1 सेकंड में ही निकल लेती है। अभी आप लोग हर जगह देख रहे होंगे, जैसे कि न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब समझते हैं इन बदलावों का असली कारण। साइंटिस्ट ने कुछ बड़े रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं कि ये डीप सी क्रीचर सरफेस लेवल पे क्यों आ रहे हैं, या फिर हम एक बड़े समुद्री बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग टेम्परेचर। समुद्र का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और डीप सी क्रीचर्स जिन्हें स्टेबल और ठंडे एनवायरनमेंट में रहने की आदत है, उन्हें मजबूरन सरफेस लेवल पर आना पड़ रहा है। ओशन करंट्स और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वैसे समुद्र का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, जो कि डीप सी क्रीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। नंबर 2, अंडर वाटर अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। डीप ओशंस में होने वाले अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकते हैं। जब समुद्र के तल में टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं तो ये डीप सी क्रीचर्स को जबरदस्ती उनकी जगह से निकाल भी सकती हैं और कुछ केसेस में तो सरफेस लेवल तक पुश भी कर सकती हैं। और दोस्तों, ये सिग्नल हो सकता है कि समुद्र के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा हो। पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से समुद्र में ऑक्सीजन लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट डीप सी ओशन के एनवायरनमेंट को टॉक्सिक और अनलिवेबल बना रहा है। समुद्र के कई हिस्सों में डेड जोन्स भी बन चुके हैं, जिन्हें हम हाइपोक्सिया जोन्स भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है समुद्र के कई हिस्सों में ऑक्सीजन 0 लेवल तक पहुंच चुकी है।
माइक्रोप्लास्टिक और केमिकल वेस्ट ने मरीन लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है और जब पानी पीने लायक नहीं रहता तो ये क्रीचर्स मजबूरन सरफेस लेवल पे आने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या एक स्लो एक्सटेंशन की शुरुआत हो सकती है? फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंसेस। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अर्थ में होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के गड़बड़ की वजह से डीप सी क्रीचर्स के नेविगेशन सिस्टम में असर पड़ता है। वेल्स, शार्क्स और कई डीप सी क्रीचर्स अपनी लोकेशन और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे डिटेक्ट करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होता है तो ये डीप सी क्रीचर्स अपनी जगह से भटककर सरफेस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। क्या अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं? क्या एक नेचुरल प्रोसेस है या ह्यूमन इंपैक्ट का नतीजा? फिफ्थ पॉइंट, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड डीप सी ड्रिलिंग। डीप सी ड्रिलिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज भी डीप सी ओशंस को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। सबमरीन्स और इंडस्ट्रियल मशीन्स डीप ओशंस में नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि मरीन क्रीचर्स के सेंस और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। समुद्र इंसानों के एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मेन बात आती है, हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता कि डीप सी क्रीचर्स सरफेस लेवल पे क्यों आ रहे हैं, बल्कि इससे ये सवाल उठता है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओशंस को प्रोटेक्ट करना होगा। समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारे इकोसिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और ओवरफिशिंग ने इसे डेंजर जोन में डाल दिया है। प्लास्टिक पॉल्यूशन हर साल लाखों मरीन क्रीचर्स को मार रहा है और ओवरफिशिंग की वजह से ओशन के फूड चेन में इम्बैलेंस हो रहा है। टॉक्सिक केमिकल्स ने डीप सी एनवायरनमेंट को पॉइजन बना दिया है। अगर हम लोगों ने ये सब कंट्रोल नहीं किया तो सिर्फ डीप सी क्रीचर्स ही नहीं बल्कि पूरी मरीन लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है। सेकंड पॉइंट, क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये एक बिटर रियलिटी है जो कि समुद्र को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स की वजह से डीप सी क्रीचर्स का नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। आइसबर्ग्स के पिघलने की वजह से सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। कोरल रीफ्स, जो एक मरीन लाइफ का घर है, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब हम सबको सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, नहीं तो हम अपनी दुनिया को ही तबाह कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब इस वार्निंग को समझने का असली वक्त आ चुका है? अगर हमने अभी इसे इग्नोर कर दिया तो ये सिर्फ डीप सी क्रीचर्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठ सकता है। नेचर हमेशा अपना बैलेंस मेंटेन करती है, लेकिन अगर हमने इसके साथ छेड़छाड़ करी या इसे खराब करा तो हमें भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। समुद्र हमेशा एक रहस्य ही रहेगा, लेकिन अभी अगर हमने इस संदेश को समझने की कोशिश नहीं की तो क्या पता पिछले 10 सालों में जो भी क्रीचर्स सरफेस लेवल पे आए हैं वो कोई छोटी वार्निंग ना हो, बल्कि कुछ और ज्यादा डेंजरस हो। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या समुद्र हमें कोई वार्निंग देना चाह रहा है? अपने थॉट्स कमेंट जरूर करेंगे। लेट्स प्रोटेक्ट आवर ओशंस बिफोर इट्स टू लेट।